हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहा। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहा, ये पंक्तियां हैं हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन नंबर बी पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसके बाद पहले प्रश्न के अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत, कविता के रचयिता कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। पहला ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा ऑप्शन केदारनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन धर्मवीर भारती। तो वीर रस से भरी हुई जितनी भी रचनाएं हैं उनमें 90% रचनाएं जो होंगी वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की होंगी। उन्होंने वीर रस के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया है, वीर रस की बहुत सारी रचनाएं कर डाली हैं। तो वीरों का कैसा हो बसंत, ये हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत, कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है। ये प्रश्न मैं आपको एक वीडियो में पहले भी करा चुका हूँ, ये बहुत बार पेपर में आता है इसलिए इसको रिपीट करा रहा हूँ। पहला ऑप्शन गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन गिरिजा कुमार माथुर और चौथा ऑप्शन है भवानी प्रसाद द्विवेदी। तो गिरिराज बोल दिया था मैंने, उसके लिए सॉरी, गिरिजा कुमार माथुर है। तो चांद का मुंह टेढ़ा ये मैं बता चुका हूँ, गजानन माधव जी की रचना है और इनका उपनाम है मुक्तिबोध। तो आपको ऑप्शन में गजानन माधव न देकर केवल मुक्तिबोध भी देखने को मिल सकता है। तो याद रखना है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं गजानन माधव, जिनका उपनाम है मुक्तिबोध। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, चौथा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तो उपन्यास के सम्राट जब हमारा ऑप्शन में मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आ गया तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी कहलाते हैं उपन्यास के सम्राट और इन्होंने ऐसे ऐसे उपन्यास लिखे हैं जिनको पढ़ने पर बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। एक एक प्रश्न आज जितने भी कराए जाएंगे सब चुनिंदा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको प्रश्न की सीरीज कराई जा रही है। पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, तो ऑप्शन ए लिखना भूल गए, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। ऑप्शन नंबर बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। राम की शक्ति पूजा इसके रचनाकार हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर बी एक बार फिर से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपको जितनी वीडियो कराई है, जितने प्रश्न कराए, सबके सब चुनिंदा प्रश्न कराए हैं आपके पेपर की दृष्टि से। और आज की ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है, जिसने ये प्रश्न कर लिए 20 प्रश्न जो मैं लेकर आया हूँ, कम से कम 3 से 4 प्रश्न उसको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। अगर साहित्य की पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं तो 3 से 4 प्रश्न यहीं के आज की वीडियो में से देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर उनका क्या है। पहला ऑप्शन घटना का चयन, दूसरा ऑप्शन विषय निरूपण, तीसरा ऑप्शन पात्रों की वैधता, चौथा ऑप्शन है आकार और प्रकार। तो उपन्यास और कहानी का मूल अंतर होता है उनका विषय का निरूपण। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विषय निरूपण। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर होता है विषय निरूपण, याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार
हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो आचार्य शुक्ल यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी की बात हो रही है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है प्राकृत से, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत से अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, और तीसरा ऑप्शन है पाली से, चौथा ऑप्शन है संस्कृत से। तो यहाँ पे जो हिंदी साहित्य का आविर्भाव पूछा है हमसे, तो आप सभी को पता है कि प्राकृत के बाद में अपभ्रंश है, तो प्राकृत की अंतिम और अपभ्रंश की पहली अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृत की अंतिम और अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नया प्रश्न है ये प्रश्न। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है केशवदास, दूसरा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र हमारी रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न भी मैं आपको पिछली एक वीडियो का जो पार्ट कराया था उसमें मैंने करा दिया है, तो पिछले भी पार्ट जाकर देख लेना। 4 या 5 पार्ट हैं पिछले साहित्य के और 9 पार्ट हैं हिंदी व्याकरण के। चुनिंदा प्रश्न आपको उन सब में कराए गए हैं और 20 प्रश्न होते हैं। आप लोग 2x पे करके देखेंगे तो एक वीडियो में 7 से 8 मिनट लगेंगे, कोई वीडियो में 5 से 6 मिनट भी लगेंगे, क्योंकि अलग अलग समय की बनी हुई वीडियो, कोई 15 मिनट की, कोई 12 मिनट की, कोई 10 मिनट की। तो उस तरह से आप लोग देख सकते हैं 2x में करके। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गीतांजलि के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन प्रेमचंद जी, तीसरा ऑप्शन कलहड़, चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि के रचयिता रट लेना है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूरदास की भक्ति किस भाषा की थी? आपसे तुलसीदास जी की भक्ति किस भाषा की थी पूछा जा सकता है, इसी प्रकार से सूरदास जी की भी पूछी जा सकती है। पहला ऑप्शन है सखा भाव की, दूसरा ऑप्शन दास भाव की, तीसरा ऑप्शन पति भाव की, चौथा ऑप्शन है स्वामी भाव की। तो सूरदास जी ने किया है भगवान के बालपन का वर्णन, और बालपन में उन्होंने अपने आप को भगवान का सखा मांगना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उनकी भक्ति थी सखा भाव की, और दास भाव की भक्ति थी तुलसीदास जी की। ये भी आपको ध्यान रखना है, तुलसीदास जी ने उन्हें उनका दास माना है खुद को। तुलसीदास जी की भक्ति है हमारी दास भाव की, और पति भाव की भक्ति है हमारी मीरा बाई की। उन्होंने पति के रूप में मान के सारी रचनाएं की हैं। ये 3 आपसे इनमें से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। सखा भाव की सूरदास जी की, दास भाव की तुलसीदास जी की, पति भाव की भक्ति मीराबाई की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रामचरितमानस की शैली है? पहला ऑप्शन वर्णात्मक शैली, दूसरा ऑप्शन मुक्तक शैली, तीसरा ऑप्शन प्रबंध शैली, चौथा ऑप्शन परिमार्जित शैली। तो रामचरितमानस की शैली कौन सी है? रामचरितमानस की शैली है हमारी प्रबंध शैली। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रबंध शैली रामचरितमानस की शैली है। याद रखना है, ये प्रश्न भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन सरदार पूर्ण सिंह, चौथा ऑप्शन डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो समालोचक नहीं यानी कि कौन आलोचनात्मक नहीं है, कौन आलोचना नहीं करता है? पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सरदार पूर्ण सिंह आलोचक नहीं हैं, श्याम सुंदर दास भी हैं। तो यहाँ पे हमसे नहीं वाला ही पूछा गया है। तो डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सरदार पूर्ण सिंह। डॉक्टर श्याम सुंदर दास मुंह से निकल रहा है बार बार, पता नहीं क्यों, किंतु इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। ये आलोचना नहीं करते थे। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पहला ऑप्शन हंस जवाहर, दूसरा ऑप्शन रामचरितमानस, तीसरा ऑप्शन पद्मावत, चौथा ऑप्शन कविता बली। तो इनमें से कौन सी अवधि में नहीं है? अवधि में हमारी कौन सी नहीं है? वो है कविता बली। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
कवितावली जो है रचना वो अवधि में नहीं है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? पहला ऑप्शन निर्गुण का खंडन, दूसरा ऑप्शन अवतार लीला, तीसरा ऑप्शन नायिका लीला, चौथा ऑप्शन नीति। तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु है वो है निर्गुण का खंडन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य लहरी की विषय वस्तु निर्गुण का खंडन है। फिर बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे सामान्य जानकारी में भी पूछ सकता है ये प्रश्न। पहला ऑप्शन संस्कृत निष्ठ, दूसरा ऑप्शन हिंदी उर्दू मिश्रित, तीसरा ऑप्शन दक्षिणी हिंदी, चौथा ऑप्शन बिरज अवधी का मिश्रित रूप। तो हिंदुस्तानी जो भाषा है उसका रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हिंदी उर्दू मिश्रित है हिंदुस्तानी भाषा में। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हिंदी उर्दू मिश्रित। ऑप्शन नंबर बी भाषा का रूप है हिंदुस्तानी भाषा का। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, आनंद कादम्बिनी के संस्थापक थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हाई स्कूल इंटर के पेपर में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन राधा चरण दास, चौथा ऑप्शन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादम्बिनी इसके संस्थापक हैं हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, आनंद कादम्बिनी, आनंद कब प्राप्त होगा? जब प्रेम में होंगे, माता का प्रेम मिलता है तब भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रेम से आनंद की प्राप्ति होती है। तो आनंद कादम्बिनी के संस्थापक प्रेमघन जी, जिनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, कवि वचन सुधा के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और तीसरा ऑप्शन है गुलाब राय, चौथा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। तो कवि वचन सुधा इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी संपादक थे कवि वचन सुधा के। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। पहला ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा ऑप्शन श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, और चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे श्याम सुंदर हो गया है, वो सुंदर होगा ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट के जाना है, पेपर देने जाना है जब तब। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया, 3-4 स्टार जितने बनाने उतने बना लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। पहला ऑप्शन 1891, दूसरा ऑप्शन 1893, तीसरा ऑप्शन है 1917 और चौथा ऑप्शन है 1857। तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। फिर बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 20वें प्रश्न की, जो कि है अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन से थे? पहला ऑप्शन कृष्णदास, दूसरा ऑप्शन कुंभनदास, तीसरा ऑप्शन नंददास, चौथा ऑप्शन सूरदास। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो नियुक्त थे हमारे सूरदास जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सूरदास जी जो थे वो अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यही आज हम आप सभी के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए थे। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।